हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस करेंट अफेयर्स स्पेशल दूसरे वीडियो में, जो है जून 2019 का पार्ट 2 वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को विशेष रूप से पढ़ा था। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से आगे बढ़ते हुए आर्थिक घटनाक्रम को तथा साइंस के जुड़े हुए घटनाक्रम को तथा पुरस्कार, विज्ञान आदि से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ खेल घटना चक्र भी इसका भाग होगा और फिर हम लोग ये लास्ट करेंगे वीडियो। और इस वीडियो के लिंक जो है वो पीडीएफ के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को आर्थिक घटनाक्रम से, क्योंकि इससे पहले की घटनाक्रम पहले पढ़े जा चुके हैं। यदि आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद ज़रूर आप उस पहले वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा भी जो वीडियोस करंट अफेयर्स के अपलोड किए जा चुके हैं उसे भी ज़रूर देख लें। चलिए तो शुरू करते हैं। आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम में कुछ प्रमुख न्यूज़ में एक न्यूज़ था आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब की स्थापना की है। तो इस तरह के प्रश्न भी कई बार टफ प्रश्नों में से पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। हालांकि हाल ही में इसे सबसे उच्च श्रेणी में जो यूनिवर्सिटीज़ चुने गए थे उनमें आईआईटी मद्रास शामिल था। तो आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब की स्थापना की है। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया गया था। कई 3 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में संयुक्त रूप से सजाया गया है, जिसके कारण यह सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के बाद कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय किया गया था। अगला पॉइंट है विश्व बैंक। विश्व बैंक की वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट में भारत प्रथम स्थान पर आया है। वैश्विक धन प्रेषण का मतलब है रेमिटेंस, जो विदेशों से आय अर्जित करके भारतीयों द्वारा भारत में भेजा जाता है, उसे वैश्विक धन प्रेषण कहा जाता है। विभिन्न देशों द्वारा भेजे जाने वाले इस रिपोर्ट में पहला स्थान भारत का है, जो पिछले कई वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है आर्थिक घटनाक्रम में रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बन गई है। ज्ञात होगा कि कुछ दिनों पहले रिटेल मार्केट को भारत में अलाउ किया गया था और इसके बाद रिलायंस रिटेल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बन गई है। अब आते हैं अगले पॉइंट्स में भारतीय जीडीपी को लेकर के लगाए गए अनुमान की ओर। विभिन्न संगठनों द्वारा भारत के जीडीपी के विकास दर को अनुमानित किया जा रहा है। चलिए इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने हाल ही में प्रकाशित अपने आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2019-20 में जो वृद्धि दर है वो 7.3% का रह सकता है। इस चीज़ को देखते हुए एक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एशियाई विकास आउटलुक जारी किया। उस आउटलुक में एशिया के विकास दर के साथ साथ भारत के विकास दर को भी अनुमानित किया गया। एशिया में विकास दर एडीबी के विकास अनुमानों के अनुसार भारत की वृद्धि दर 7.2 रह सकता है, जबकि इससे पहले उसने 7.6 रहने का अनुमान लगाया था। तो यहाँ आप याद कर सकते हैं कि आईएमएफ 7.3 2019-20 में भारत की जीडीपी का अनुमान करता है, वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के जीडीपी का विकास दर का अनुमान 7.2 करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में प्रकाशित आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने भी भारत के जीडीपी विकास दर 7.2 रहने का ही अनुमान लगाया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भी अपने रिपोर्ट में 2019-20 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने के अनुमान लगाया है। तो सबसे ज़्यादा अगर अनुमान किसी संस्था ने लगाया है तो वर्तमान में वो लगाया है विश्व बैंक ने। तो यहाँ याद कर सकते हैं कि एडीबी एवं आरबीआई 7.2, आईएमएफ 7.3 और विश्व बैंक 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट $1 ट्रिलियन मूल्य की तीसरी कंपनी बन गई है।
इस $1 ट्रिलियन की पहली कंपनी जो है वो एप्पल थी, द्वितीय कंपनी जो है वो अमेज़ॉन थी। अभी तीसरी कंपनी के रूप में शामिल हो गई है, ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में अपनी पूरी हिस्सेदारी आरबीआई ने केंद्र को दे दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से कि हाल ही में किन दो बैंकों की पूर्ण हिस्सेदारी केंद्र को सौंप दी गई है। तो एक है राष्ट्रीय आवास बैंक NHB और दूसरा है नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। फ्रांस की संसद ने गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसे बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी गई है। तो नेटवर्क पर टैक्स लगाने वाला फ्रांस ने एक बिल पारित किया है अपने संसद में, जिसमें गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो टैक्स पेड करेंगी। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2019 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, जो कि प्रति 2 वर्ष पे किए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा 2 माह पे किए जाते हैं। और प्रति 2 माह पर जारी होने वाले इस मौद्रिक नीति के कारण एक साल में 6 बार मौद्रिक नीति जारी किए जाते हैं। तो 2019-20 का वित्तीय वर्ष जो अप्रैल में शुरू हुआ है, उसके बाद ये पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की गई है। इस मौद्रिक नीति में भारत का विकास दर 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के दर भी तय किए गए, तो उसे याद रखना है। रेपो रेट 6% तय किया गया। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम होता है। तो 5.75, क्योंकि 0.25 कम है, तो रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75। और यहाँ ये भी ध्यान देना है कि MSF और बैंक रेट हमेशा अधिक होते हैं। तो MSF 6.25 और बैंक दर 6.25 है। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहें तो SLR 19.25 और CRR जो है वो 4% है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये था आर्थिक घटनाक्रम। इसमें आप आरबीआई के इस मौद्रिक नीति को विशेष रूप से याद रखें कि वर्तमान में रेपो, रिवर्स रेपो और बैंक रेट की दरें क्या है। अब आते हैं रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर। तो रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए प्रश्न की ओर। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मलावी में लॉन्च की गई है। WHO द्वारा बड़े लंबे समय से तैयार किए जा रहे मलेरिया के लिए वैक्सीन 30 वर्षों के प्रयास के बाद तैयार किए गए हैं। इस प्रयास के तैयार के बाद इस वैक्सीन का पहला जो प्रायोगिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है वो अफ्रीकी देश मलावी में किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि भारत में 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। हाल ही में नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सैट-1 और श्रीलंका का पहला उपग्रह रावण-1 वर्जीनिया USA से नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नेपाल द्वारा कौन सा सैटेलाइट, तो नेपाली सैट-1, और श्रीलंका द्वारा कौन सा सैट, तो रावण-1 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो वर्जीनिया USA से, जहाँ नासा ने वेलपस फ्लाइट फैसिलिटी से सफलतापूर्वक इसे प्रक्षेपित कर दिया है। यहाँ पर याद ये कर सकते हैं कि 1975 में रूस के सहयोग से भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नासा द्वारा अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के पहले अणु हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की खोज की गई है। तो वर्ल्ड की उत्पत्ति के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण खोज के रूप में देखा जा सकता है। नासा द्वारा ब्रह्मांड के पहले अणु कण के रूप में इसे खोजा गया है, नाम दिया गया है हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की खोज की गई है। अब आते हैं गूगल ने एंथोस नाम से एक ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। याद रखेंगे गूगल ने किस नाम से, एंथोस नाम से एक ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है विश्व के सबसे बड़े विमान स्ट्रेटो लॉन्च की पहली उड़ान परीक्षण जो है वो कैलिफोर्निया USA में की गई है। ज्ञात होगा कि इससे पहले कई बड़े विमान की चर्चा सुन चुके हैं। हाल ही में बोइंग विमानों को बंद भी किया गया है,
लेकिन इसी बीच विश्व का सबसे बड़ा विमान स्ट्रैटो लॉन्च की पहली उड़ान जो है वो सफलतापूर्वक देखी गई। ये कैलिफोर्निया यूएसए में उड़ान भरी। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल को पहली तस्वीर जो है वो देखी गई है और मेसियर 87 आकाशगंगा में इसे देखा गया है। तो पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर जो है वो उजागर की गई है। एक वैज्ञानिकों की ये बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। तो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप द्वारा ये पिक लिया गया है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर मेसियर 87 आकाशगंगा में इसे देखा गया है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारतीय तटरक्षक पोत C441 का जलावतरण किया गया है। यह तटरक्षक पोत भारत में तटीय सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है। इसे केरल में पिछले महीने जल में अवतरित किया गया, अर्थात भारतीय सेवा में इसे शामिल कर लिया गया है। अगले पॉइंट, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत INS इम्फाल का उद्घाटन किया गया है। तो जब भी कोई रक्षा से जुड़े हुए कोई भी उपकरण या तोप या मिसाइल का या पोत का अनावरण होता है तो वो कई बार प्रश्न में बन सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट, हाल ही में तटरक्षकों के लिए C44 का जलावतरण किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत, ये मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला INS इम्फाल का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा स्वदेशी तकनीक पर आधारित धनुष नाम के तोप को भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो ये तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। रक्षा से जुड़े हुए अन्य पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है युद्ध अभ्यास। विभिन्न देशों का विभिन्न देशों के साथ युद्ध अभ्यास होता है। इसमें मुख्य रूप से भारत से होने वाले युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं। तो पहला युद्ध अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, दूसरा है मित्र शक्ति 6, तीसरा है AUS इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स 19, उसके बाद है इनवैप बैलेट X। तो ये 4 जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं ये युद्ध अभ्यास। तो सबसे पहले बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका आयोजन झांसी में किया गया। ये भारत सिंगापुर के बीच किया गया सैन्य अभ्यास था। मित्र शक्ति 6 आपको पता होगा कि श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। इसका 6ठा संस्करण भारत श्रीलंका के बीच इस बार श्रीलंका में किया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसेना का अभ्यास किया गया है जो विशाखापट्टनम भारत में किया गया है। तो नौसेना का भारत ऑस्ट्रेलिया विशाखापट्टनम। जब भी इस तरह के स्थान को याद करना हो तो एक बार भारतीय मैप को जरूर दिमाग में लाएं। यहाँ पे AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया और EX से एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक्सरसाइज 2019 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। इसके अलावा इन इंडिया और BPN वियतनाम का जो एक्सरसाइज है नौसेना से जुड़ा हुआ वियतनाम में आयोजित किया गया। तो ये 4 अप्रैल माह में मुख्य रूप से हुए युद्ध अभ्यास को आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला याद कर लेंगे भारत सिंगापुर, दूसरा भारत श्रीलंका, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया और चौथा वियतनाम और भारत। तो इसे नाम दिया गया बोल्ड कुरुक्षेत्र, मित्र शक्ति 6, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 2019 और INVPN बैलेट एक्सरसाइज। अब आते हैं खेल घटनाक्रम की ओर। खेल में जुड़े हुए कुछ प्रमुख घटना की ओर आते हैं। संतोष ट्रॉफी 2019 में संतोष ट्रॉफी का संबंध ऐसे फुटबॉल से है और ये भारत के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल है। इस बार 2019 में हुए इस फुटबॉल टूर्नामेंट में पंजाब में फाइनल खेला गया जिसमें सर्विसेज ने पंजाब को हरा करके ये खिताब जीत लिया। तो संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। और किसे हरा करके? तो पंजाब। अगला है हीरो सुपर कप 2019, इसका संबंध फुटबॉल से था। हाल ही में हुए इस फुटबॉल टूर्नामेंट को गोवा FC ने इसे जीता। इसने चेन्नई FC को फुटबॉल क्लब को हराया। ये एक क्लब टूर्नामेंट है जो काफ़ी चर्चित रहा है। तो गोवा टीम ने चेन्नई को हरा करके हीरो सुपर लीग 2019 को जीता।
अब आते हैं थोड़े से शूटिंग की ओर। ISSF राइफल एंड पिस्टल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ जिसमें भारत को पहला स्थान मिला, इसलिए यह कुछ दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया। अगला है 23वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 जिसका आयोजन दोहा में हुआ। इसमें पहला स्थान बहरीन को प्राप्त हुआ जबकि भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन सभी प्रश्नों के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रश्न बन सकता है। 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में अपूर्वी चंदेला को विश्व का नंबर 1 निशानेबाज चुना गया है और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भारत की अपूर्वी चंदेला विश्व के प्रथम निशानेबाज के रूप में चुनी गई है। नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया जाएगा। अभी आप चर्चा सुन ही रहे होंगे कि 2019 का वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में शुरू ही होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए और इसके रिज़ल्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि वहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं खिलाड़ियों की ही श्रेणी में मनप्रीत कौर। ये बहुत ही चर्चा में रहीं क्योंकि इन्होंने नाडा के द्वारा ये जो है प्रतिबंधित कर दी गई है। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि ये ड्रग्स ले रही थी अपने खेल को सुधारने के लिए। इनका खेल का संबंध गोला फेंक से है। नाडा भारतीय जो है नेशनल डोपिंग एजेंसी है जिसने इसे 4 साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। लगातार तीसरे वर्ष विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ इन द वर्ल्ड के रूप में भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना को भी चुना गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस वर्ष किसे चुना गया, तो विराट कोहली को। तथा महिलाओं की खिलाड़ी की श्रेणी में लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया, तो स्मृति मंदाना जो भारतीय महिला टीम की ओपनर खिलाड़ी है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अमेरिका और ओमान को 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिया गया है। याद होगा कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट टीम के रूप में दर्जा दिया गया था और उससे पहले उन्हें वनडे का भी दर्जा प्राप्त है। अभी अमेरिका और ओमान को 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं पुरस्कारों की श्रेणी में। तो कई पुरस्कार इस महीने में चर्चा का विषय बने रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से सम्मानित किया गया है। तो यूएई एवं रूस दोनों ने ही अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान एवं राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा भी कई देशों ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अब आते हैं 28वां सरस्वती सम्मान 2018। के शिवा रेड्डी को यह जो है पुरस्कार मिला है। ये तेलुगु काव्य संग्रह से जुड़े हैं और पक्की ओती गिलीते नाम के इस पुस्तक के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान, जिसका संबंध साहित्य क्षेत्र से है, दिया गया है। इसके अलावा विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, विश्व का सबसे प्रमुख फोटो के रूप में जॉन मूर के फोटो को जो है चुना गया है। याद रखेंगे जॉन मूर के। इसमें क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर ये पिक्चर है। इसी पिक्चर के लिए जॉन मूर को विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019 दिया गया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019, इस पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो सलीम खान को दिया गया। इसके अलावा विशेष पुरस्कार जो है वो हेलेन को दिया गया और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार मधुर भंडारकर को दिया गया है, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर के रूप में चर्चित रहे हैं। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019, लाइफ टाइम अवार्ड सलीम खान, विशेष पुरस्कार हेलेन और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार मधुर भंडारकर को दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें मल्टी स्पोर्ट्स का मतलब विभिन्न खेलों के लिए अवार्ड दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के रूप में नीरज चोपड़ा को चुना गया है, जिनका संबंध भाला फेंक अखड़ा अर्थात जेवलिन थ्रो से है। ये बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में नीरज चोपड़ा को चुना गया है। वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में PV सिंधु को चुना गया है, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसके अलावा वर्ष के उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में सौरभ चौधरी को चुना गया, जिनका संबंध शूटिंग से है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार साइना नेहवाल को दिया गया, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। चोट के बाद इन्होंने ज़बरदस्त वापसी की, इसीलिए इन्हें कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसपाल राणा को शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। तो ESPN पुरस्कार से जुड़े हुए ये नाम ज़रूर याद रखें। अब आते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार वास्तव में दिया जाता है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसमें 2-3 बातें जो ध्यान रखने की है वो ये है कि पुलित्जर प्राइज़ संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल 21 क्षेत्रों में यह पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। इस बार के जो प्रमुख जो इसमें पुरस्कार रहे उन्हें आप ध्यान रख सकते हैं, पूरे के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। मूल रूप से यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में इस बार एलन रेड को ये दिया गया, जिनका संगीत है प्रिज्म। उपन्यास के क्षेत्र में रिचार्ड पावर्स को दिया गया, जो द ओवर स्टोरी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। संपादकीय लेखन के में रूप में न्यू टाइम्स को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार विश्व के सबसे प्राचीन पुरस्कारों में से एक है। अब आते हैं अगले पुरस्कार की ओर। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 क्याओ सो ओ तथा वा लोन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 क्याओ सो ओ और वा लोन को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार काफ़ी चर्चित है। राणा दास गुप्ता को शोलो के लिए, योही सासाकावा को कुष्ठ रोग और विश्व शांति में महान योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है। तो राणा दास गुप्ता को शोलो के लिए, योही सासाकावा को कुष्ठ रोग और विश्व शांति में महान योगदान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 दिया गया है। अन्य पुरस्कारों में अगर देखें या अन्य बिंदुओं में देखें तो पुस्तक की श्रेणी में मोदी अगेन, वाई मोदी इज़ राइट फॉर इंडिया नामक पुस्तक अभी हाल ही में आभास मालदाहियार ने लिखा था। तो चूँकि भारतीय प्रधानमंत्री काफ़ी चर्चित रहे हैं, तो इसी कारण से उनसे जुड़े हुए जो पुस्तक किन्हीं के द्वारा लिखी जा रही है, तो उन पुस्तकों से जुड़े हुए नाम पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो आभास मालदाहियार ने मोदी अगेन नामक एक पुस्तक की रचना की, वाई मोदी इज़ राइट फॉर इंडिया। अब आते हैं अंतिम क्षणों की ओर, जिसमें है प्रमुख दिवस। वे प्रमुख दिवस जो अप्रैल महीने में चर्चा का विषय रहे। सबसे पहले है 7 अप्रैल। आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एवरीवेयर। सभी के लिए स्वास्थ्य, हर जगह हर समय, हर जगह हर व्यक्ति के लिए। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और थीम इसका था हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि थीम कई बार प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। अगला है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, और ये तो आपने कई बार सुना होगा कि 22 मार्च को जल दिवस तथा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार के पृथ्वी दिवस का थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इस बार का थीम क्या था। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये भी चर्चा का विषय रहता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस।
और आपको याद होगा कि पिछले ही महीने अप्रैल माह में मलावी में जो है सबसे मलेरिया को संबंधित टीकाकरण की जो है शुरुआत की गई है। तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लें। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें और इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से या फेसबुक पे एडुटेरिया ग्रुप से और इसे अपने पास सुरक्षित रखें तथा इसे पढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपकी सफलता के लिए शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए। हाँ, ये भी ज़रूर बताएं कि क्या ये कमेंट के जो करंट के सीरीज़ हैं ये आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।